गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से जलवायु है वो उसमें प्रमुख रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जलवायु में ये जो परिवर्तन होते हैं प्रमुखतः किन कारणों से होते हैं। तो हमने चर्चा की कि जलवायु में जो ये परिवर्तन होते हैं ये प्रमुखतः तापमान और वर्षा के कारण होते हैं। अधिकतर जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण होते हैं? तापमान और वर्षा के कारण होते हैं। इसी स्थिति में हम आज के जो अपने प्रमुख बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मानसून की प्रक्रिया को समझने के तथ्य, यानी मानसून है वो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से मानसून है वो प्रभावित होता है, किस प्रकार से मानसून आता है, इसके प्रमुख तथ्य क्या है, प्रमुख इसके जो बिंदु कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रमुखतः जो ये मानसून को समझने की जो प्रक्रिया है इसके तथ्य हैं, प्रमुखतः 5 प्रमुख बिंदु आते हैं जिसके तहत हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण, यानी जो स्थल है और स्थल यानी जो धरातल है और इसके साथ साथ जो बात आती है जल है उसके जो गर्म और ठंडे होने की जो विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है। हम देखते हैं कि जो धरातल है वो गर्म रहता है, जबकि हम जल की बात करें तो वो ठंडा रहता है। तो ये किस कारण से होता है, इस प्रक्रिया का प्रमुख कारण क्या है, क्या अंतर है जिसकी वजह से ये देखने को प्रमुखतः मिलता है। तो बात आती है भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सबसे पहले बात आती है कि भारत का जो स्थल का भाग है, जो धरातल का भाग है, उसमें कौन सा दाब होता है। तो ध्यान रखना, दाब प्रमुख रूप से 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, उच्च दाब और निम्न दाब। तो बात यहां चल रही है कि भारत के स्थल भाग पर कौन सा दाब है वो प्रमुखतः उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, जो स्थल भाग है उसमें निम्न दाब का क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। निम्न दाब के क्षेत्र के कारण भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जो ये जल है और धरातल की जो स्थिति है वो प्रमुख रूप से क्या है कि उच्च और निम्न दाब के होने के कारण कि प्रमुख रूप से वर्षा उत्पन्न होती है। तो यहाँ बात चल रही है कि स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदीकरण प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना कि भारत के स्थल का जो भाग है वहां कौन सा दाब उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, निम्न दाब का क्षेत्र है वो प्रमुखतः उत्पन्न होता है। बात आती है आसपास के समुद्रों के ऊपर किस प्रकार का दाब बनता है, यानी जो भारत के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे प्रमुखतः कौन सा दाब है, कौन सा क्षेत्र है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो यहाँ 2 बातें क्लियर हो गई है। पहली बात है कि भारत के स्थल भाग पर कौन सा दाब उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना निम्न दाब होता है। कहां पे बात करें, स्थल की बात कर रहे हैं। जबकि बात की जाए कि आसपास के समुद्रों के ऊपर, आसपास के जो समुद्र है उनके ऊपर कौन सा दाब उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो प्रमुखतः बनता है। और इस कारण हम देखते हैं कि जब प्रमुखतः जो गर्मी है उसके कारण जो भाप है वो समुद्रों से उठ के जब ऊपर आकाश में जाती है, प्रमुख रूप से वायुमंडल में जाती है, तो ठंडी होने के बाद में प्रमुखतः क्या है कि ये बूंदों के रूप में नीचे वापस आ जाती है, जिसको हम बारिश कहते हैं। बात आती है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति है वो किस प्रकार की रहती है। तो बात यहाँ आती है कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में, यानी गर्मी के दिनों में जो उष्णकटिबंधीय यानी गर्मियों की जो स्थिति की जो क्षेत्र है, अभिसरण क्षेत्र की जो स्थिति है वो खिसक जाती है। यानी गर्मी के दिनों में जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से खिसक जाती है। किस साइड की ओर खिसक जाती है, तो ध्यान रखना गंगा के मैदान की ओर है वो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो खिसक जाती किसकी ओर, गंगा के मैदान की ओर।
बात आती है मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रमुखतः जो मानसून काल है उसमें प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? ये मानसून गर्त के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको मानसून प्रमुखतः प्रसोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून प्रसोट भी इसको प्रमुखतः कहा जाता है। बात आती है हिंद महासागर मेगाडास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर दाब क्षेत्र होता है। यानी जो हिंद महासागर में मेगाडास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश के ऊपर है वो दाब क्षेत्र है, वो प्रमुखतः किस प्रकार का होता है? क्या दाब क्षेत्र उच्च होता है या निम्न होता है? तो ध्यान रखना, जो दाब होता है वो उच्च दाब वाला होता है। ध्यान रखना कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की और हम बात करें तो प्रमुखतः उच्च दाब वाला क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से उत्पन्न होता है। ये प्रमुखतः क्या है कि कुछ स्थितियों में वायु के अंदर है ये प्रवेश कर जाता है, और वायु के अंदर प्रवेश करने के कारण क्या है? प्रमुखतः वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वर्षा है वो धरातल पे प्रमुखतः होती है। बात आती है उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता प्रभावित करती है। यानी उच्च दाब का जो क्षेत्र है उसकी स्थिति है और उसकी जो तीव्रता है वो प्रभावित किसे करती है? तो अगर बात की जाए कि ये उच्च स्थिति किस स्थिति को प्रभावित करती है, तो ध्यान रखना भारतीय मानसून को। ये उच्च दाब वाले क्षेत्र की जो स्थिति और तीव्रता है ये प्रमुखतः किसे प्रभावित करती है? भारत की जो मानसून है इसको प्रमुखतः प्रभावित करती है। बात आती है ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार है वो किस प्रकार का रहता है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में हम बात करें तिब्बत के पठार की, तो वहां की प्रमुखतः स्थिति है वो क्या गर्म रहती है या ठंडी रहती है? तो ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में तिब्बत का पठार है वो प्रमुखतः उसकी स्थिति कैसी रहती है? बहुत अधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रमुखतः जो तिब्बत का पठार है वो ग्रीष्म ऋतु में प्रमुखतः अधिक तापमान वाला अधिक गर्म हो जाता है। बात आती है तिब्बत के पठार के ऊपर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना तिब्बत के पठार के ऊपर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रमुखतः क्या है? किसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखना अर्धवकार वायु धाराओं का और उच्च दाब का निर्माण प्रमुखतः होता है। ध्यान रखना हम ये बात करें तिब्बत के पठार के ऊपर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो प्रमुखतः निर्माण होता है वो उच्च वायु दाब का होता है। किसका होता है? उच्च दाब का होता है, और ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं का प्रमुखतः दाब है वो प्रमुखतः देखने को मिलता है। आगे बात आती है जो अपना प्रमुखतः हमने बात की कि मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रमुखतः 5 तत्व बताए गए थे, उनमें से 4 तत्वों का है वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जो अंतिम और इसका 5वां बिंदु आता है वो कौन सा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर प्रभाव है वो किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार की धाराएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम में जेट धाराओं का। किसका प्रभाव होता है? ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर किसका प्रभाव होता है? उत्तर पश्चिम में जो जेट धाराएं हैं उनका प्रमुखतः प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जेट धाराएं हैं ये किस प्रकार की होती है, यानी जो हवाओं की जो गति है जेट धाराओं के अंतर्गत किस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये जो हवाएं हैं ये सीधी न प्रवाहित होके ये एक प्रकार से कहा जाए तो एंगल के रूप में, यानी एक प्रकार से ये सीधी प्रवाहित न होके प्रमुखतः इस प्रकार से अर्धवाकार की स्थिति में प्रमुखतः ये घूमती हुई रहती है, जिनको प्रमुखतः क्या कहा जाता है? जेट धाराएं कह जाती है। ये धाराएं सीधी न होके एक वायु का एक प्रकार से एंगल बना लेती है। क्या बना लेती है? एंगल है वो बना लेती है, जिसको प्रमुखतः क्या है कि जेट धारा कहा जाता है। तो यहाँ बात आई कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर जो प्रभाव है किन जेट धाराओं का होता है? तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। बात आती है भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर प्रभाव है वो किस प्रकार की जेट धाराओं का होता है? भारतीय
जो प्रायद्वीपीय है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होता है, तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय जेठ धाराओं का। हमने बात की ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर प्रभाव होता है किसका, उत्तर पश्चिम जेठ धाराओं का। और यही बात है हम भारतीय प्रायद्वीप के प्रभाव क्षेत्र की करें तो यहाँ किसका प्रभाव रहता है, तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय जेठ धाराओं का। यानी जो ये हवाएं हैं उष्ण, यानी प्रमुखता क्या है कि गर्म हवाएं हैं वो जेठ धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, यानी अंतः उष्णीय जो कटिबंध क्षेत्र है वो प्रमुखतः उसमें प्रमुख रूप से जो अभिसरण है, यानी जो हवाओं का जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो प्रमुख रूप से किस रूप में मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है ये विषुववर्तीय अक्षांशों में क्षेत्र होता है, यानी जो विषुववर्तीय जो अक्षांश क्षेत्र है यहाँ प्रमुखतः देखने को मिलता है कि विस्तृत गलत एवं निम्न दाब का। प्रमुखतः जो विषुववर्तीय अक्षांश में क्षेत्र है वो प्रमुख किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना विस्तृत गलत एवं निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो प्रमुखतः यहाँ देखने को मिलता है। बात आती है यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन सी पवनें मिलती है, तो ध्यान रखना यहाँ बात करें उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब आगे बात आती है कि ये अभिसरण क्षेत्र है ये विषुववृत्त के लगभग कैसा होता है, क्या उससे नीचे होता है, क्या उससे ऊपर होता है, या उसके समानांतर यानी उसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना कि ये जो अभिसरण का जो क्षेत्र है विषुववृत्त के ये लगभग क्या है, समानांतर होता है, समान होता है। किस प्रकार का होता है, ये अभिसरण का जो क्षेत्र है वो विषुववृत्त के क्या होता है, समानांतर है, प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है आगे कि सूर्य की आभासी गति के साथ साथ उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता है। ये बात आती है कि सूर्य की जो आभासी गति है इसके आधार पे ये किसकी ओर खिसकता है, तो ध्यान रखना सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर दक्षिण की ओर है, ये प्रमुखतः खिसकता है। कहां खिसकता है, प्रमुखतः ये सूर्य की आभासी गति के कारण है, उत्तर दक्षिण की ओर है, ये प्रमुखतः खिसकता है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि दक्षिण महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ बात चल रही है कि दक्षिण महासागर है वहां में ऊपर के दाब की जो अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना मानसून को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये मानसून को प्रमुखतः प्रभावित करता है कि मानसून है किस प्रकार से प्रमुखतः प्रवेश करेगी और प्रमुखतः इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी और अंतिम स्थिति इसकी क्या होगी और प्रमुखतः किस स्थान पे किस क्षेत्र में किस समय ये प्रवेश करेगी, तो ये स्थिति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो दाब होता है, कहां पे बात आती है दक्षिण प्रशांत महासागर के जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो दाब होता है वो किस प्रकार का दाब होता है, क्या उच्च दाब होता है या निम्न दाब होता है, तो ध्यान रखना उच्च दाब प्रमुख रूप से होता है। कहां पे, दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो दाब देखने को मिलता है वो उच्च दाब है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम बात करें कि हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो दाब होता है, कहां पे, पहले हम बात कर रहे थे दक्षिण प्रशांत महासागर की, अब बात कर रहे हैं हमें हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो दाब है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, ध्यान रखना निम्न दाब है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इन्हीं स्थितियों के आधार पे प्रमुखतः ये देखने को मिलता है कि जो मानसून है वो प्रमुख रूप से स्थितियों के कारण प्रमुखतः प्रभावित होती है। और हम देखते हैं कि ये जो मानसून है ये कुछ क्षेत्रों में अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में मानसून है वो कम होती है, और इसका निश्चित समय होता है। निश्चित समय के अंतर्गत ये जो पवनें हैं ये प्रमुख रूप से वर्षा के रूप में परिवर्तित होती है और अपने आप को उच्च दाब और निम्न दाब के कारण है ये अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, अपने आप को बदल लेती है। इस प्रकार प्रमुख रूप से बात कही जाए तो मानसून की जो प्रक्रियाएं हैं
उनको समझने में इन 5 महत्वपूर्ण तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रमुख रूप से देता है। और प्रमुख रूप से जो उच्च दाब है और जो निम्न दाब है, इसके कारण प्रमुखता क्या है कि वर्षा उत्पन्न होती है, जो प्रमुखता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियों के कारण प्रमुखता उत्पन्न हो जाती है।